Hello student. Today we will learn remaining concepts of bookkeeping and accountancy from chapter number 1. Today we will learn remaining concepts like net worth, discount, solvent, insolvent, trading concern, not for profit concern and accounting year. तो आज हम टोटल 7 कंसेप्ट है। ये हमारा कंसेप्ट और टर्म्स का लास्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद हम अकाउंटिंग का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट कंसेप्ट नेट वर्थ। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। इनकम अर्न बाय वन कंपनी इन वन पर्टिकुलर ईयर ₹5 lakhs। एक कंपनी ने एक साल में 5 लाख रुपया इनकम कमाया। कंपनी हैज डिडक्टेड एक्सपेंसेस ₹2 lakhs फ्रॉम दैट इनकम। अभी इनकम कमाया मतलब कुछ खर्चा भी तो हुआ रहेगा। तो कंपनी ने 2 लाख रुपया क्या किया था, खर्चा किया था अलग अलग चीजों के ऊपर। तो 2 लाख रुपया खर्चा हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब इनकम में से हम खर्चा माइनस करते हैं देन यू विल गेट प्रॉफिट। तब आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्योंकि अभी आपको प्रॉफिट आया उसमें से गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि बिजनेस जो भी प्रॉफिट कमाता है उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या लगाता है, टैक्स। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला 3 lakhs। इसमें से हम टैक्स पेड करेंगे ₹1 lakh। तो हमारे पास फाइनल कितना बचेगा, 2 lakhs। एंड दैट फाइनल अमाउंट विल बी कॉल्ड एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, तो देखो क्या हुआ। 5 lakh is total income earned by the company. Company deducted 2 lakhs for expenses. So remaining amount is 3 lakhs and this amount is called as profit before tax. Company paid tax to the government ₹1 lakh. So final remaining amount will be 2 lakhs. And this final amount is nothing but profit after tax. तो जो फाइनल में अमाउंट बचती है वो है हमारा नेट प्रॉफिट। वो क्या है, हमारा नेट प्रॉफिट। मतलब सारे एक्सपेंसेस माइनस किए, सारे टैक्स माइनस किए, उसके बाद जो पैसा बचा उसे कहा जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और यू कैन से नेट प्रॉफिट। उसे हम नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं। अभी देखो क्या होता है। हियर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 2 lakhs। आउट ऑफ दिस 2 lakhs कंपनी ट्रांसफर 1,50,000 टू रिजर्व। अभी 2 लाख प्रॉफिट हुआ तो क्या 2 लाख का पूरा 2 लाख रुपया कंपनी यूज करेगी क्या, नहीं। कंपनी क्या करेगी, 2 लाख में से 1,50,000 रिजर्व में ट्रांसफर करती है। अभी रिजर्व में ट्रांसफर क्यों किया जाता है, क्योंकि रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद वो पैसा कंपनी जमा करके रखती है और फ्यूचर में अगर कभी भी पैसे की जरूरत पड़ी तो कंपनी वो पैसा इस्तेमाल कर सकती है। ओके, तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी फ्यूचर के लिए बाजू में निकाल के रखती है, उसी को कहा जाता है रिजर्व। सो व्हाट इज रिजर्व, रिजर्व मीन्स दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज केप्ट असाइड बाय द कंपनी फॉर फ्यूचर। हम घर पे भी देखते हैं, अगर मम्मी पापा इनकी सैलरी आती है तो पूरा पैसा खर्चा नहीं किया जाता। सैलरी में से कुछ पैसा बाजू में निकाल के रखा जाता है फ्यूचर के लिए। वो पैसा क्या होता है, रिजर्व। बराबर है। तो कंपनी में भी जितना प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ हिस्सा बाजू में निकाल के रखा जाता है और उसी अमाउंट को कहा जाता है रिजर्व, और वो फ्यूचर में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सी हियर, just for an example, capital of the company is ₹6 lakhs और हमारे यहाँ पे रिजर्व कितना है, 1,50,000। तो कंपनी का कैपिटल 6 lakhs है और हमारा रिजर्व कितना है, 1,50,000। हम दोनों अमाउंट को ऐड कर देते हैं।
देखते हैं हमें क्या मिलेगा। हमारा टोटल कितना आएगा? यू विल गेट टोटल ऑफ रुपीज 7,50,000 एंड 7,50,000 इज नथिंग बट नेटवर्थ। इसी को कहा जाएगा नेटवर्थ। तो अब बताओ नेटवर्थ मतलब क्या हुआ? आप लोगों ने कौन से दो अमाउंट ऐड किए? कौन से ऐड किए? एक कैपिटल का अमाउंट ऐड किया, एक क्या किया? रिजर्व। मतलब कैपिटल प्लस रिजर्व दोनों को अगर हम टोटल करते हैं, जो भी अमाउंट मिलती है उस अमाउंट को क्या कहा जाएगा? नेटवर्थ। सो नेटवर्थ इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व। नेटवर्थ मतलब कैपिटल प्लस रिजर्व, ये दो अमाउंट का जो टोटल आता है उसी को कहा जाता है नेटवर्थ। सो टोटल ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व इज कॉल्ड एज अ नेटवर्थ। कैपिटल और रिजर्व इन दोनों का टोटल करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसे क्या कहा जाएगा? नेटवर्थ। ओके, तो व्हाट इज नेटवर्थ? टोटल ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व इज कॉल्ड एज अ नेटवर्थ। सो दिस इज अबाउट नेटवर्थ। नेक्स्ट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट ये जो वर्ड है ये सभी ने सुना ही है। हम बहुत बार जैसे किसी भी तरह का फेस्टिवल आता है तो बहुत जो दुकान रहती है, दुकान के सामने बोर्ड लगाया जाता है 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, और वहाँ पे लोग भीड़ करते हैं खरीदने के लिए, क्योंकि डिस्काउंट दिया मतलब हमें कम प्राइस पे वहाँ पे चीज़ें मिलती है। बराबर है, मतलब सेलर कम प्राइस पे गुड्स बेचता है। जितने कम प्राइस पे वो गुड्स बेचता है उसी को कहा जाता है डिस्काउंट। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। हियर इज वन मोबाइल एंड प्राइस ऑफ दिस मोबाइल इज 20,000 बट सेलर सेल इट फॉर 18,000। अभी देखो यहाँ पे एक मोबाइल है जिसका प्राइस है 20,000 बट सेलर सेलिंग दैट मोबाइल फॉर 18,000, लेकिन सेलर कितने में बेच रहा है? 18,000। It means seller selling this mobile at lower price than actual price. एक्चुअल प्राइस 20,000 है, फिर भी सेलर कम प्राइस पे उसको बेच रहा है। कितना प्राइस कम ले रहा है सेलर? 2,000। बराबर है, तो प्राइस से 2,000 रुपया सेलर कम ले रहा है, उसी 2,000 को कहा जाएगा डिस्काउंट। दैट 2,000 इज नथिंग बट डिस्काउंट। Okay, so discount or you can say concession of rupees 2,000. तो प्राइस से सेलर जितने जितने वैल्यू से कम बेचता है उसी को कहा जाएगा डिस्काउंट या कंसेशन या अलाउंस। सी एनी कंसेशन और अलाउंस गिवन बाय सेलर टू बायर इज कॉल्ड एज अ डिस्काउंट। मतलब प्रोडक्ट के प्राइस में सेलर बायर को जो भी कंसेशन देता है, अलाउंस देता है, उसी को कहा जाता है डिस्काउंट। उसी को क्या कहा जाएगा? डिस्काउंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड अदर इज कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने टाइप है? दो। कौन कौन सा? एक रहेगा ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा रहेगा कैश डिस्काउंट। अभी हम एक इनवॉइस देखेंगे जिससे हमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट अच्छे से पता चले। हियर इज वन एग्जांपल ऑफ इनवॉइस। देखो यहाँ पे लिखा है टैक्स इनवॉइस। बराबर, इनवॉइस जिसको हम बिल भी कहते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ग्रॉस अमाउंट 899, यहाँ पे लिखा है डिस्काउंट 45, यहाँ पे लिखा है टोटल, यहाँ पे लिखा है IGST 130। IGST मतलब एक तरह का टैक्स है, और लास्ट में लिखा है टोटल, दैट इज टोटल अमाउंट पेएबल बाय बायर टू सेलर। ओके, तो 899 ग्रॉस अमाउंट है, 45 डिस्काउंट है, 130 टैक्स है। तो 899 बराबर, इसमें से डिस्काउंट क्या किया जाएगा? माइनस, टैक्स क्या किया जाएगा? ऐड। आपको क्या मिलेगा? 845। तो 845 ये जो अमाउंट है कौन पेड करेगा? बायर। किसको पेड करेगा? सेलर। तो इतना हमारा फाइनल प्राइस है। अभी देखते हैं इन्हें क्या कहा जाता है। ये जो 899 आपको दिखाई दे रहे हैं उसी को कहा जाता है कैटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस। बराबर, उसी को कहा जाएगा कैटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस। जो 45
45 rupees which was mentioned on invoice is called as a trade discount. जो पैसा इनवॉइस, जो डिस्काउंट इनवॉइस के ऊपर लिखा जाता है, मेंशन किया जाता है, उसी को कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट। एंड रिमेंबर, ट्रेड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन कैटलॉग प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? कैटलॉग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। और यू कैन से ट्रेड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है उसे कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट। एंड ट्रेड डिस्काउंट इज मेंशन ऑन द इनवॉइस और बिल। और ट्रेड डिस्काउंट बिल या इनवॉइस के ऊपर क्या किया जाता है? मेंशन किया जाता है, करना पड़ता है। एंड फाइनल अमाउंट इज नथिंग बट इनवॉइस प्राइस। जो फाइनल है 854, उसी को क्या कहा जाएगा? इनवॉइस प्राइस। दिस इज नथिंग बट फाइनल अमाउंट टू बी पेड बाय बायर टू सेलर। तो जो इनवॉइस प्राइस रहती है वही रहती है जो पैसा बायर किसको पेड करेगा? सेलर को पेड करेगा। पता चला? तो ये है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। तो याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा? कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस। और ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस में दिखाया जाता है। अभी यहाँ पे कहाँ पे भी कैश डिस्काउंट दिखाया नहीं गया, बराबर। हमें दोनों कंसेप्ट सीखना। आगे देखो, इफ एनी डिस्काउंट इज गिवन बाय सेलर ऑन इनवॉइस प्राइस, देन दैट विल बी कैश डिस्काउंट। अभी यहाँ पे इनवॉइस प्राइस कितना है? हियर इनवॉइस प्राइस इज 854, मतलब बायर सेलर को एक्चुअल में कितना पेड करेगा? 854। अगर इस प्राइस के ऊपर अगर सेलर फिर से डिस्काउंट देता है, सेलर कहता है, अगर सेलर अच्छा है, कहता है कि चलो 54 रुपीज मत देना, 800 दे देना, मतलब और 54 रुपीज कम किए, तब उसे कहा जाएगा कैश डिस्काउंट। क्या कहा जाएगा? कैश डिस्काउंट। देखो, सेलर एग्रीड टू एक्सेप्ट 800 देन कैश डिस्काउंट विल बी 54, बराबर। मतलब अगर इनवॉइस प्राइस के ऊपर सेलर ने डिस्काउंट दिया तो उस डिस्काउंट को कहा जाता है कैश डिस्काउंट। एनी डिस्काउंट, कंसेशन और अलाउंस ऑफर बाय सेलर टू बायर ऑन इनवॉइस प्राइस इज कॉल्ड एज अ कैश डिस्काउंट। अभी बताओ, यहाँ कहाँ पे भी कैश डिस्काउंट लिखा गया है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर सेलर अगर कैश डिस्काउंट देता भी है तो भी उसके इनवॉइस प्राइस कितना रहेगा? 854। उसके अकाउंट में एंट्री आएगा 854, लेकिन एक्चुअल में उसको मिला कितना? 800। तो 54 को माना जाएगा कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे देखो, ट्रेड डिस्काउंट इज टू बी मेंशन ऑन द इनवॉइस but not to be recorded in the books of account. In the case of cash discount is not to be mentioned on the invoice but to be recorded in the books of account. देखो, दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट है। ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस में दिखाया जाता है लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका एंट्री नहीं आता। कैश डिस्काउंट इनवॉइस में दिखाया नहीं जाता लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ये याद रखना। अभी आप कहोगे कि सर कैश डिस्काउंट तो इसमें दिखाया, बिल पे कहाँ पे लिखा ही नहीं, बराबर। हम लोग ऐसा मान लेते कि वो 800 रुपीज लेने के लिए तैयार है, 54 रुपीज कैश डिस्काउंट है। अभी कैश डिस्काउंट 54 रुपीज बिल पे कहाँ पे भी आप लिखोगे नहीं, फिर भी उसको अकाउंट में दिखाना है। अभी कैश डिस्काउंट क्यों रिकॉर्ड किया जाता है और ट्रेड डिस्काउंट क्यों बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता? वो जब हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए तब मैं आपको बताऊंगा, बराबर। क्योंकि वो प्रैक्टिकली समझाना सिंपल रहेगा, थ्योरेटिकली समझाना वो डिफिकल्ट बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जब हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी स्टार्ट हो गए तब मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा व्हाई ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड व्हाई cash discount is to be recorded in the books of account. Trade discount, it is an allowance, you can say concession or you can say discount, given on catalog price or list price of goods.
तो जो भी डिस्काउंट या जो भी अलाउंस कैटलॉग या लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है उसे कहा जाएगा ट्रेड डिस्काउंट. दिस डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ or sale of goods. Value of goods or purchase sold recorded is a net value payable after deduction of amount of trade discount allowed. मतलब जो इनवॉइस प्राइस रहती है वो हमें कैसे मिलती है? नेट अमाउंट पेएबल और रिसीवेबल कैसे मिलती है? आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम कैटलॉग प्राइस. कैटलॉग प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया जाता है. गवर्नमेंट का अगर टैक्स है तो टैक्स को ऐड किया जाएगा. जो भी अमाउंट मिलेगा वो रहेगा आपका फाइनल अमाउंट पेएबल और उसी को कहा जाता है इनवॉइस प्राइस. कैश डिस्काउंट. इट इज अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम फाइनल अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट. पैसा लेते समय जो बिल का फाइनल अमाउंट है जिसको ही हम कहते हैं इनवॉइस प्राइस. क्या कहते हैं? इनवॉइस प्राइस. तो इनवॉइस प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट दिया जाता है, जो कंसेशन दिया जाता है, उसी को कहा जाएगा कैश डिस्काउंट. इट इज द कंसेशन गिवन फॉर एंकरेजिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट. और ये क्यों दिया जाता है? ज्यादातर सेलर बायर को एंकरेज किया करने के लिए ये डिस्काउंट देता है. मतलब बायर क्या कहेगा कि आपका टोटल बिल है 854 रुपीज, लेकिन अगर आप तुरंत पैसा देते हो तो मैं 54 रुपीज आपको माफ कर दूंगा, आप सिर्फ 800 दे देना. मतलब उसको एंकरेज करता है ताकि जो बायर है वो तुरंत ही पैसा पेड करे. इट इज गिवन आइदर फॉर स्पॉट पेमेंट और फॉर पेमेंट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड. कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट. सिंस इट इज लॉस टू द सेलर एंड गेन टू द बायर, कैश डिस्काउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ओके. कैश डिस्काउंट जो रहता है वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद कैलकुलेट किया जाता है. मतलब अगर ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे एंड देयर आफ्टर यू हैव टू डिडक्ट कैश डिस्काउंट. ओके. एंड रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, कैश डिस्काउंट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बट ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. लेकिन इनवॉइस के ऊपर कौन सा डिस्काउंट दिखाई देगा? ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट? इनवॉइस के ऊपर आपको ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ दिखाई देगा, कैश डिस्काउंट नहीं. लेकिन अकाउंट में कौन सा डिस्काउंट बताना है हमें? कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट को इग्नोर करना है एज पर एज अकाउंटेंसी इज कंसर्न. ओके. और जो भी डिस्काउंट है, चाहे वो ट्रेड डिस्काउंट हो या कैश डिस्काउंट हो, बराबर है. डिस्काउंट इज अ लॉस फॉर द सेलर बट गेन फॉर द बायर. डिस्काउंट सेलर के लिए लॉस है लेकिन बायर के लिए क्या है? गेन है. मतलब बायर के लिए फायदा. नेक्स्ट इज सॉल्वेंट. हियर इज मिस्टर रमेश. मिस्टर रमेश हैज असेट्स वर्थ ₹5 lakhs एंड लायबिलिटीज वर्थ ₹4 lakhs. यहाँ पे एक मिस्टर रमेश करके है, वो बिजनेसमैन है, उसके पास 5 लाख का असेट है. असेट मतलब प्रॉपर्टी. उसके ऊपर लायबिलिटी है 4 लाख. बराबर. यहाँ पे बस देखो असेट ज्यादा है या लायबिलिटी ज्यादा है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं असेट क्या है? ज्यादा. असेट है 5 लाख और लायबिलिटी 4 लाख. इसका मतलब ऐसा है कि मिस्टर रमेश का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है. मिस्टर रमेश इज इन पोजीशन टू पे ऑफ हिज लायबिलिटी. उसके ऊपर 4 लाख का कर्जा है, वो पूरी तरह से पेड कर सकता है. कैसे पेड कर सकता है? अगर जरूरत पड़ी पूरा प्रॉपर्टी बेच देगा. 5 लाख का प्रॉपर्टी है और कर्जा 4 लाख का, आराम से वो कर्जा पेड कर सकता है. दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंसी. तो जब असेट ज्यादा रहते हैं और लायबिलिटी कम रहती है या असेट और लायबिलिटी दोनों इक्वल रहते हैं, तब उस पोजीशन को कहा जाता है सॉल्वेंसी. और जिस पर्सन के बारे में है उसे कहा जाएगा सॉल्वेंट. क्या कहा जाएगा? सॉल्वेंट. ओके. तो यहाँ पे मिस्टर रमेश सॉल्वेंट है. क्या है? सॉल्वेंट. व्हाई? बिकॉज ही इज इन पोजीशन, ही इज कैपेबल, ही इज एबल टू पे ऑफ हिज टोटल लायबिलिटीज.
वो पूरा लायबिलिटी पेड कर सकता है, पूरा लायबिलिटी उसके ऊपर जितना भी कर्जा है वो पेड कर सकता है क्योंकि उसका असेट ज्यादा है। इसीलिए मिस्टर रमेश को कहा जाएगा सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कब कहा जाएगा? जब असेट ज्यादा है और लायबिलिटी कम। इफ असेट्स आर मोर एंड लायबिलिटीज आर लेस देन दैट पर्सन इज टू बी कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट। तब उसे क्या कहना है? सॉल्वेंट। If person's assets are more than his liability or equal to his liability, yes, asset अगर ज्यादा है या इक्वल है किससे? लायबिलिटी से, तब उसे क्या कहोगे? सॉल्वेंट पर्सन। सॉल्वेंट पर्सन इज फाइनेंशियली साउंड एंड इज इन पोजिशन टू पे ऑफ ऑल हिज डेट, दैट इज लायबिलिटी। जो भी सॉल्वेंट पर्सन रहता है वो फाइनेंशियली साउंड रहता है, मतलब his financial position is good, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? क्योंकि उसके असेट ज्यादा होते हैं या लायबिलिटी के इक्वल होते हैं, मतलब वो अपना लायबिलिटी इजीली आराम से पेड ऑफ कर सकते हैं। तो जब असेट ज्यादा रहते हैं या लायबिलिटी के इक्वल रहते हैं तब उस पोजीशन को कहा जाएगा सॉल्वेंसी और उस पर्सन को कहा जाएगा सॉल्वेंट। यहाँ पे पर्सन का मतलब हमें लेना है, एक तो इंडिविजुअल हो सकता है या कंपनी हो सकती है, बिकॉज कंपनी इज ऑल्सो कंसिडर एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी को भी हम क्या मानते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंट। There is one businessman, Mr. Ramesh. He has assets worth rupees 5 lakhs and has liabilities worth rupees 7 lakhs. अभी यहाँ पे देखो मिस्टर रमेश है, उसके पास असेट्स कितने के हैं? 5 लाख और उसके ऊपर लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब कर्जा, कर्जा कितने का है? 7 लाख। क्या मिस्टर रमेश अपना पूरा लायबिलिटी इजीली पेड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके पास असेट्स कितने के हैं? सिर्फ 5 लाख। अगर सारे असेट्स भी बेच दिए तो भी पूरा लायबिलिटी पेड नहीं हो सकता। और इसी तरह का जो पोजीशन होता है, मतलब जब लायबिलिटी ज्यादा होती है और असेट कम होता है तब उसे कहा जाता है इंसॉल्वेंट। ओके, तो यहाँ पे असेट क्या रहते हैं? कम, लायबिलिटी ज्यादा। तो यहाँ पे हम मिस्टर रमेश को क्या कहेंगे? इंसॉल्वेंट। क्या कहेंगे? इंसॉल्वेंट। बिकॉज हियर मिस्टर रमेश इज नॉट इन पोजिशन टू पे ऑफ हिज लायबिलिटी। यहाँ पे मिस्टर रमेश पोजीशन में नहीं है या कैपेबल नहीं है या एबल नहीं है कि उसका लायबिलिटी पूरा पेड कर सके, और इसीलिए यहाँ पे मिस्टर रमेश को कहा जाएगा इंसॉल्वेंट। अ पर्सन हुज लायबिलिटीज आर मोर देन हिज असेट इज एन इंसॉल्वेंट पर्सन। तो अगर पर्सन का लायबिलिटी ज्यादा है और असेट कम है तब उसे कहा जाएगा इंसॉल्वेंट पर्सन। Such person's liabilities are more than his assets. Insolvent person financially not sound and not in position to pay off all his debt or liabilities. Insolvent person is not in position or not capable to pay off all his debt, that is liability. इंसॉल्वेंट पर्सन अपना पूरा लायबिलिटी पेड नहीं कर सकता क्योंकि उसके असेट्स कम है और उसके ऊपर कर्जा क्या है? ज्यादा। ऐसे पर्सन को कहा जाएगा इंसॉल्वेंट। और ऐसे पर्सन का फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहता है? अच्छा नहीं रहता, इसलिए उसे कहा जाएगा फाइनेंशियली नॉट साउंड। यहाँ पे साउंड का मतलब होता है गुड, मतलब नॉट गुड। फाइनेंशियली नॉट गुड मतलब उसका फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छा नहीं है। ओके, तो देखो सॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंसी। सॉल्वेंट किसे कहना है? अगर असेट ज्यादा है या लायबिलिटी के असेट इक्वल है तो सॉल्वेंट। लेकिन अगर असेट लायबिलिटी से कम है मतलब लायबिलिटी ज्यादा है तब क्या कहना है? इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग कंसर्न। अ बिजनेस कंसर्न established with an objective of earning profit by selling goods is known as trading concern. कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या कोई भी कंसर्न अगर आप स्टार्ट करते हैं विथ एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड एज अ ट्रेडिंग कंसर्न। मतलब गुड्स बेच के पैसा कमाना, ये अगर आपका हेतु है, ये अगर आपका ऑब्जेक्टिव है
तो उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस कंसर्न को कहा जाएगा ट्रेडिंग कंसर्न। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऐसे कंसर्न को दूसरा कहा जाता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और यू कैन से प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न इज टू अर्न प्रॉफिट। जो ट्रेडिंग कंसर्न रहते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। तो जो भी कंसर्न या जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के लिए इस्टेब्लिश की जाती है उसे कहा जाएगा ट्रेडिंग कंसर्न। नेक्स्ट इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट established for making profit but for rendering services to the society. Some organizations are established to provide different services to the society. The main objective is not to earn profit but to provide different services to the society. That type of organization, that type of concern are called as not for profit concern. देखो उसके नाम में ही दिया है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे रहती है जिनका मकसद ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि सोसाइटी की सेवा करना होता है। अलग अलग तरह से सेवा करना ये उनका मकसद रहता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाएगा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। एन ऑर्गेनाइजेशन में बी फॉर्म फॉर प्रमोटिंग अ यूजफुल ऑब्जेक्ट लाइक आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, कल्चर, चैरिटी, प्रोफेशन एटसेट्रा। School, hospital, sports club, Lions Club, Rotary Club, etc. are some examples of not for profit concern. इन ऑर्गेनाइजेशन का हेतु क्या रहता है? समाज को अलग अलग तरह की सेवा देना। मतलब कुछ ऐसे रहते हैं जो स्पोर्ट्स के बारे में काम करते हैं, मतलब स्पोर्ट को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा उसका काम करते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो आर्ट्स रहती है उससे रिलेटेड रहती है, मतलब समाज में जो आर्ट है, लोगों में या बच्चों में आर्ट है उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है उसके बारे में काम करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करने का मकसद अलग अलग होता है, लेकिन इनका जो मकसद होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, समाज की अलग अलग तरह से सेवा करना ये इनका मकसद होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्कूल रहेगा, हॉस्पिटल रहेगा, बराबर। इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि लोगों की सेवा करना ये उनका मकसद है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग ईयर। इट इज द पीरियड ऑफ 12 months फॉर विच अकाउंट्स आर मेंटेन एंड क्लोज बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मीन्स ओनर। तो 12 महीने का पीरियड जिस पीरियड के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं और क्लोज किए जाते हैं, मतलब हर साल 12 महीने के पीरियड के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके उसको क्लोज किए जाते हैं। क्लोज करना मतलब क्या? बंद करके रखना नहीं, क्लोज करना मतलब अकाउंट का टोटल करके प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना। आगे हम उसको देखेंगे, तब उसे बोला जाता है क्लोजिंग दी अकाउंट। ओके, तो 12 महीने का जो टाइम पीरियड रहता है जिसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं और क्लोज किए जाते हैं हर साल, इसे कहा जाता है अकाउंटिंग ईयर। और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। Earlier, the proprietor were following any accounting year, calendar year, financial year or any other year as per tradition. पहले के जमाने में अकाउंटिंग ईयर मतलब 12 महीने, एक साल। तो एक साल अगर बिजनेसमैन कहाँ से भी स्टार्ट करते थे, मतलब कोई बिजनेसमैन 1 जनवरी को स्टार्ट करके 31 दिसंबर को खत्म करते थे, कोई 1 अप्रैल को स्टार्ट करके 31 मार्च को खत्म करते थे। तो कोई लोग अपने ट्रेडिशन के हिसाब से जब चाहे तब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट करते थे। उसके कारण इनकम टैक्स कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती थी और इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अकाउंटिंग ईयर जो भी अकाउंटिंग ईयर है वो उसमें यूनिफॉर्मिटी लाई, मतलब सभी के लिए अकाउंटिंग ईयर गवर्नमेंट ने क्या किया, सेम किया। बट नाउ फॉर इनकम टैक्स पर्पज एन अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। मतलब जैसे कहा कि पहले अकाउंटिंग ईयर कुछ भी लिया जाता था, लेकिन उसके कारण इनकम टैक्स कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आता था, गवर्नमेंट को भी डिफिकल्टी आती थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने बाद में क्या किया, जो अकाउंटिंग ईयर है वो फिक्स कर दिया, सबके लिए एक ही कर दिया। और वो क्या कर दिया, 1 अप्रैल टू 31 मार्च।
So in India, accounting year start on 1st April and ends on 31st March every year. तो जो भी बिजनेसमैन है वो अपने अकाउंट 1 अप्रैल को स्टार्ट करता है, 31 मार्च को एंड करता है। ये हो गया उसका एक अकाउंटिंग ईयर। दूसरे साल फिर से 1 अप्रैल को अकाउंट स्टार्ट करेगा, 31 मार्च को एंड करेगा, क्लोज करेगा। At the end of accounting year, proprietor has to prepare trading account, profit and loss account and balance sheet to find out financial position of the business. अभी अकाउंट तो मेंटेन किए 1 साल लेकिन मेन मकसद क्या रहता है अकाउंट मेंटेन करने का? प्रॉफिट कितना हुआ वो पता चलना चाहिए, अगर लॉस हुआ तो वो कितना हुआ है वो पता चलना चाहिए, कंपनी का असेट का वैल्यू कितना है वो पता चलना चाहिए, कंपनी के ऊपर लायबिलिटी कितना है वो पता चलना चाहिए। और इसीलिए जब अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है मतलब 31 मार्च होने के बाद प्रोप्राइटर मतलब कंपनी या बिजनेस 3 अकाउंट तैयार करता है, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 अकाउंट इज कॉल्ड एज अ फाइनल अकाउंट। इन 3 अकाउंट का जो कॉम्बिनेशन रहता है उसे कहा जाता है फाइनल अकाउंट। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं 31 मार्च के बाद हर एक प्रोप्राइटर, हर एक कंपनी, हर एक बिजनेस फाइनल अकाउंट तैयार करता है और फाइनल अकाउंट से उसे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस हुआ है तो लॉस कितना है, कंपनी के पास असेट कितने का है, कंपनी के ऊपर लायबिलिटी कितना है मतलब कर्जा कितना है, वो सब हमें फाइनल अकाउंट से पता चलता है। ओके, सो दिस इज अबाउट डिफरेंट कंसेप्ट यूज इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। यहाँ पे हमारे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के सारे कंसेप्ट खत्म हुए। इसके बाद जो अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग का नेक्स्ट पार्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।